नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान दिया जिसको लेकर खूब आलोचना हो रही है उनकी। वो कांग्रेस हो, वो एनसीपी हो, वो शिवसेना का उद्धव गुट हो, हर कोई आलोचना कर रहा है और एक ही बात कह रहा है कि उनको यहां से हटा देना चाहिए। अब ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी फंस चुके हैं। अगला कदम उनका क्या होने वाला है, इसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, फंस तो चुके हैं ऐसा बयान देकर, और एक इलेक्शन भी होना है हाल में। ऐसे में परेशानी तो बड़ी है। अब क्या हटना पड़ेगा भगत सिंह कोश्यारी को, यह सवाल है। आपने राजभवनों को देखा ही होगा। राज्य की राजधानी में शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा अंग्रेजों के जमाने की कोठी, और उस कोठी में सैकड़ों स्टाफ मेंबर्स के बीच एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल साहब विराजमान होते हैं। ये जो गरिमा अटैच की जाती है उनके पद पर, व्यक्ति से ज्यादा वो पद महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए क्योंकि जो संविधान का रक्षक है वो जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में निभाते हैं राज्यपाल। तो जाहिर है कि वो गरिमामय उपस्थिति बनी रहे, इसके लिए वो पूरा जो एक इंतजाम है वो दिखाई पड़ता है राज्यों में। और इसको कायम रखने के लिए हमेशा से हर सरकार प्रयत्नरत रही है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो अपनी मर्यादा के साथ बहुत जरूरी पद है। क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है हर राज्य में, वो राजनीतिक खींचतान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल की जिम्मेदारी संविधान को बचाए रखने की है। पर दिक्कत क्या हुआ है कि राज्यपाल राजनीति के केंद्र हो गए और राजभवन राजनीति का केंद्र हो गया। प्रतिनिधि राष्ट्रपति के संविधान की रक्षा, ये सब करते करते अचानक वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो गए। और यही भारतीय लोकतंत्र की कहानी है, जहां से राज्यपाल को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। और देखिए, वो विवाद बढ़ता बढ़ता उनके एक्शंस पर बहुत ज़्यादा अवलंबित था। पहले कि उन्होंने सत्ता पक्ष को फेवर कर दिया या सत्ता पक्ष को फेवर नहीं किया, वगैरह वगैरह, जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ हैं या उनके समर्थन में है। लेकिन अब तो बहुत हल्की बातों पर मामला आ गया, अब तो उनके बयानों पर आ गया। और कम से कम ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि किसी गवर्नर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनके एक्शन के लिए नहीं, उनके ऐसे स्टेटमेंट के लिए जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फूहर कह सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी आज से ही नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से देखें या फिर जब से हैं तब से ही वो विवादों में रहे हैं। उनका लगता है झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ पूरी तरीके से, जबकि एक न्यूट्रल भूमिका एक गवर्नर की होती है किसी भी राज्य में। लेकिन उनकी लगती है कि वो बीजेपी से इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर सरकार से इन्फ्लुएंस्ड है। हालांकि जब वो उद्धव सरकार बनती है, महाविकास अघाड़ी सरकार बनती है, तो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, बावजूद इसके बीजेपी समर्थित नजर आते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है? हम लोग आज जब बात कर रहे हैं हिमांशु, तो आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर का दिन, और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन इस इंस्टीट्यूशन को लेकर के हमें ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं। कल्पना ये कतई नहीं थी संविधान निर्माताओं की कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति ही इस पद पर लाए जाए। कल्पना ये थी कि राजनीति से भी हों वो, आर्ट्स एंड कल्चर से भी हों वो, साइंटिस्ट भी हों वो, और जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं अपने उस अनुभव के साथ वो यहाँ मौजूद हों। और राज्यों में हमारे 29 राज्य हैं, 29 राज्यपाल और उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी मौजूदगी यह एहसास कराए कि किस तरह से राज्य अपने आप में एक यूनिट है, लेकिन उनका जुड़ाव केंद्र से है क्योंकि देश एक है। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ है। आज की तारीख में हम कोश्यारी जी पर बात करें, उसके पहले उदाहरणों में चले जाइए अगर आप, तो आप पाएंगे कि केरल में राज्यपाल साहब का राज्य सरकार से विवाद, तमिलनाडु में राज्यपाल साहब का राज्य सरकार से विवाद, मैडम राज्यपाल हैं
तेलंगाना में उनका वहाँ की राज्य सरकार से बंगाल विवाद, में। बंगाल में पिछले दिनों हमने देखा वो विवाद, दिल्ली झारखंड में में हम देख रहे हैं, झारखंड में लगातार विवाद ही विवाद, राज्यपाल साहब और राज्य सरकार का। दिल्ली तो क्लासिक उदाहरण LG, हो गया है हाँ। कि विवाद ही विवाद। चंडीगढ़ भी बचा हुआ नहीं है। तो कई राज्य हैं उदाहरण के तौर पर जिसमें कि विवाद है, और इन सब जगहों पर राज्यपाल बनाम राज्य सरकार जब होता है तो राजनीतिक वजहें और ये सब बातें सामने आती हैं। महाराष्ट्र में तो अजीब है, बयानबाजी है जो मौजूदा विवाद की वजह है। वो बीजेपी का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर तो बहस चलती ही रहती है। जैसा कि आपने बताया कि उद्धव सरकार के वो इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। पर साल 2022 में हिमांशु कुछ अजीब हुआ। सबसे पहले फरवरी के महीने में उन्होंने पहला ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के बहस हो गई कि शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। अब ये जो बड़ा अजीब बयान सामने आ गया, कालखंड में दोनों का अंतर है, तो चलिए हो सकता है कि स्मृति लोप हुआ हो, कुछ कह दिया गया हो। हालांकि बहस उस वक्त भी हो गई थी कि आप शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में इस तरह से नहीं ले सकते, आपको अपने फैक्ट्स से बहुत ही दुरुस्त रहना पड़ेगा। चलिए एक ही महीना बीता, मार्च के महीने में सावित्रीबाई फूले जी के बारे में उन्होंने कुछ बड़ी अटपटी बात कह दी। अब वो एक ऐसी विदुषी महिला जो समाज के कमज़ोर वंचित वर्ग से आकर के उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना काम किया, और ये माना जाता है कि उनकी वजह से महिला शिक्षा को बहुत प्रेरणा मिली, उनके बारे में बहुत हल्की बात कह दी गई। बहस उस वक्त भी हो गई थी। उसके बाद फिर अगस्त का महीना आया तो उन्होंने कह दिया कि मुंबई में अगर राजस्थानी और गुजराती ना होते तो फिर ये तो आर्थिक राजधानी होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पैसा ही नहीं होता। तो आप जब ये कहते हैं तो आप एक तरह से ये कह देते हैं कि साहब जो यहाँ के मूल निवासी मराठी हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और अब देखिए कि उन्होंने ये बात कह दी है कि शिवाजी महाराज तो पुराने आइकन हैं। मज़ेदार बात यह है कि हाल ही में जो बिजनेस महाराष्ट्र को मिलने वाला था वो गुजरात चला गया है। ये एक मज़ेदार बात है। ये भी है। अब देखिए कि इसके बाद से बहस शुरू हो गई है। अब बहस शुरू हो गई है और उसका एक संदर्भ है, और वो संदर्भ ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की चल रही है, और इस सरकार का पहला इम्तहान है बीएमसी के चुनाव जो बस कुछ महीने में होने वाले हैं, 1-2 महीने में ही होने वाले हैं। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा चुनाव जो मुंबई नगर पालिका के लिए होता है, और कहा जाता है कि ये ऐसा चुनाव जो ग्रेटर बॉम्बे मुंबई के लिए होता है, ऐसा चुनाव है जिस पर राज्य सरकार की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी होती है। उस चुनाव से पहले ऐसा विवादित बयान और इसके खिलाफ अगर कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि देखिए शिवाजी महाराज वहां पर उनका जो दर्जा है उससे इतर कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है कि मैं शिवाजी महाराज के खिलाफ दिए गए बयान को जस्टिफाई करूं, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो उनके बयान के खिलाफ एकनाथ शिंदे भी हैं, उद्धव ठाकरे तो हैं ही हैं। उनके बयान के खिलाफ अगर शरद पवार हैं तो उनके बयान को एंडोर्स देवेंद्र फडणवीस भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बोल दिया गया, वो कंफ्यूजन था, उनकी पत्नी ने आकर कहा है और राजनीतिक फायदा उठाया, नहीं जाना चाहिए। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस बयान को। ऐसे बयान को बोलते वक्त उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा, यहां तक कि जो उन्होंने नए एज के आइकन के तौर पर गडकरी जी को पेश कर दिया, उन्होंने ही खुद आकर के कह दिया कि साहब मेरी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कैसे हो सकती है, वो हम सबके आराध्य हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज नेशनल हीरो हैं। इस बात को कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इतिहास साक्षी है। और चाहे वो महाराष्ट्र से हो चाहे न हो, जो भी व्यक्ति है इस देश में वो जानता है कि कितनी बड़ी हस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज थे और किस तरह से उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया था और मजबूती से मुगलों से लड़े थे। अब उनकी कहानी को अपने तरीके से कुछ मजाकिया अंदाज में संदर्भ बड़ा ही अटपटा लेके कह देना,
एक तो माफ़ी मांगी जानी चाहिए, और दूसरा ये कि जो कंटेक्स्ट है ओवरऑल कि राजनीति खींचतान बहुत ज़बरदस्त महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो ऐसे में असर तो होगा। इसी बीच राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु जी, वो भी बयान दे देते हैं। यानी कि एक बयान को उस पर अगर कोई नाराज़गी है, किसी को बुरा लगा है, माफ़ी मांगने के बजाय बीजेपी के एक नेता और सामने आते हैं, वो शिवाजी को लेकर एक और बयान दे देते हैं। अब देखिए, जस्टिफाई तो कोई नहीं कर सकता है, और इन सब मामलों में तुरंत अगर मान लीजिए कि कोई शब्द ऐसा निकल गया है, माफी मांगने से तो कोई छोटा होता नहीं है। बिल्कुल। और बड़े आदमी अगर माफी मांगते हैं तो उनका बड़प्पन तो और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है ना। तो उन्हें तो कहना चाहिए था, तुरंत कहना चाहिए। महाराष्ट्र वाले बयान में उन्होंने बोला भी था, पर इस बयान में अभी हमें इंतजार ही है, अभी तक तो उनकी तरफ से सफाई शायद सामने नहीं आई है। तो ऐसे में आखिर राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प क्या रह जाते हैं? चुनाव लड़ना है, एकनाथ शिंदे का अपना एक संदेश होगा, और सबसे बड़ी बात हुई ये है वहां कि जो वंशज हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो सामने आ गए हैं, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, और उन्होंने अपना दर्द दुख व्यक्त किया है इस बयान के पीछे। देखिए, बुजुर्ग घर में होते जो हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो थोड़ी ना उनको पुराना बोला जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो ये एक कल्चरल हीरो हैं, आइकन हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उनको पूरा देश जानता है, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, जो कि हमारे गौरव का प्रतीक हैं। तो सामने आए, और उनके वंशज ने जो चिट्ठी लिखी है वो उसी पीड़ा के भाव से लिखी है, और उन्होंने मांग की है कि इनको बुलाया जाए वापस, इन्हें हटाया जाए। अब दो बातें हो गई हिमांशु की, एक तरफ तो यह है कि एक लगातार कई गलतियां बयानबाजियों के जरिए सामने आ गई हैं। दूसरी बात कि वहां की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो बड़ी उलझी हुई सी होती चली जा रही है महाराष्ट्र में, और गवर्नर को बड़ा ही बैलेंस्ड होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जैसा कि आप भी मानेंगे, अभी महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक गुणागणित का पटाक्षेप नहीं हुआ है, अभी जाहिर है कुछ न कुछ अभी और वहां होने वाला है, और ऐसे में एक बड़ा ही संतुलित व्यक्ति गवर्नर के रूप में वहां चाहिए, जो इस तरह की बयानबाजी। उन्होंने तो असंतुलन की स्थिति ला दी है, और उन्होंने विपक्ष को एक मौका भी दे दिया है कि सत्ता पक्ष पे हावी हो जाओ। देखिए, विपक्ष को मौका दिया और सत्ता पक्ष पे हावी होने का मौका उन्होंने छोड़ा भी नहीं, पर सत्ता पक्ष बैकफुट पर आ जाए ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं था अभी इसके पहले। पर यह तो ऐसा मसला है ना कि जिस पर सत्ता पक्ष ही बैकफुट पर है, इस पर तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनके ही बयान की मजम्मत कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के ही लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली भी सक्रिय हो गया है, और जो हमारी जानकारी है कि इस बार जो मामला है वो ऐसे ही चुपचाप रहकर निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि सामने चुनाव है, और बीएमसी के चुनाव बहुत प्रतिष्ठा से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या कोई एक्शन होने जा रहा है? बुलाया जाएगा उनको? क्या उनकी तो वो समझिए कि जवाब तलब सब शुरू हो चुका है, और कुछ एक्शन, क्या कोई एक्शन? दो ही चीजें बचती हैं, या तो उनको जो मांग कर रहा है विपक्ष की उनको हटाया जाए, दूसरा या तो वो माफी मांगे। और विपक्ष की ही मांग नहीं है, जो उनके वंशज ने मांग करी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि इनको विपक्ष यहाँ तो कहता ही रहता है। इसके पहले वाले भी बयान में उन्होंने कहा था हटाइए, नहीं तो हम पहले एनसीपी तो सड़कों पे उतर गई। और उसके बाद उन्होंने भी कहा है कि हम एक लंबा आंदोलन करेंगे, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है। लेकिन यहाँ पर जो उनके वंशज ने कही है बात, वो सरकार को चुभ रही है, क्योंकि अगर उनकी बात को अनदेखी कर देना तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जैसे कि आपने कोश्यारी की बात को एंडोर्स किया। और ये इस लाइट में केंद्र सरकार कतई नहीं दिखना चाहेगी। राष्ट्रपति के पास लिखा गया है ये चिट्ठी। आप जानते हैं कि आज की तारीख में सारे बड़े नेता और मंत्री गुजरात चुनाव में संलग्न हैं, और इस कारण से फुर्सत नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये भी तय है कि ये न लगे कि विपक्ष के कहने से हटा दिया गया या नहीं हटाया गया या एक्शन ले लिया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, उसमें बहुत दिन तक वो राजभवन
मुंबई में रह पाएंगे इसकी गुंजाइश थोड़ी कम गई है। और ये मान करके चलिए कि वो भेजे गए थे यहाँ से तो बुलाए भी जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित भी किए जा सकते हैं। और अगर इस बात की गुंजाइश है तो फिर बहस और बवाल क्यों मोल लेना है। तो ये तो समझिए आपके इस बार का नतीजा कुछ यूं ही निकलने वाला है, ऐसी खबरें आने लग गई। चलिए, संजीव जी ने एक संकेत दे दिया है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए असल में? एक राज्यपाल की भूमिका, उनका एक ऑरा है, उनकी वो कहीं पर अगर बैठाए गए हैं तो किसी जिम्मेदारी के लिए बैठाए गए। अगर वो राजनीति में पढ़कर कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे कि अस्थिरता आए राज्य के अंदर राजनीतिक तौर पर, तो क्या होना चाहिए? आपकी नजरों में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।